नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 17 से 21 सितंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसे देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि काको जहानाबाद बिहार में किस तिथि को हाल ही में सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ये प्रॉपर जगह का नाम आपको याद रखना, जहानाबाद में कहां पर यह आयोजित हुआ, तो काको में। कब? तो 13 सितंबर 2024 को। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बता दूं, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। आप लोग इसे जरूर फॉलो कीजिएगा जो पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं। अच्छा, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं खास करके, वो आप इस कोर्स के माध्यम से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। तमाम चीजें यहाँ पर आपको जो दिख रही है आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भरपूर हेल्प करेगा। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है जिसकी संख्या होगी 130, जिसमें 40 फुल लेंथ टेस्ट है, 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। ये तमाम चीजें इस कोर्स के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स चलता है, जो खास करके आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये मंथली नोट्स है, ये तमाम चीजें भी इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नए नए पीडीएफ लॉन्च होते हैं वो सभी आप बीपीएससी वाले कोर्स के माध्यम से उसे प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह पहली बार है जब बिहार में वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर हमने पूछा है कि किस टीम ने इसका फाइनल मुकाबले का खिताब अपने नाम किया, या फिर कौन सी टीम ओवरऑल विजेता बनी है। तो राइट जो आंसर ये है विकल्प नंबर ए, यानी कि नालंदा डिफेंडर्स। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो सारे चीजों को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा प्रथम बिहार वॉलीबॉल लीग का आयोजन 8 से 15 सितंबर 2024 तक पाटलिपुत्रा खेल परिसर इंडोर स्टेडियम पटना में किया गया। जो कंकड़बाग में पाटलिपुत्रा खेल परिसर है, यहाँ पर जो इंडोर स्टेडियम है, यहीं पर 8 से लेकर 15 सितंबर 2024 तक ये पहला संस्करण का जो बिहार वॉलीबॉल लीग की हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन की बात करें तो जो वर्तमान में बिहार के मौजूदा खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह पहली बार है जब बिहार में बिहार वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया गया। यहाँ पर वही चीजें हमने एक पॉइंट में लिखा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर हम बात करते हैं विजेताओं की, जो प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इसमें 6 टीमों ने भाग लिया, यानी कि इस प्रतियोगिता में जो 6 टीमें भाग ले, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र एसर्स, मिथिला स्पाइकर्स, विक्रमशिला ब्लॉकर्स, मगध सेटर्स, तक्षशिला सेवर्स और नालंदा डिफेंडर्स। और ये 6 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ली है। और अगर हम बात करें प्रथम स्थान की, तो जो फाइनल मुकाबला था, ये नालंदा डिफेंडर्स ने तक्षशिला सेवर्स को हराकर अपने नाम किया है। यानी कि जो लीग का जो पहला चैंपियनशिप का जो खिताब है, ये अभी नालंदा डिफेंडर्स ने अपने नाम किया है और ये पहला चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि नालंदा डिफेंडर्स इस प्रतियोगिता का विजेता रहा, अर्थात एक पहला स्थान मिला। किसे हराकर? तो तक्षशिला सेवर्स को हराकर, यानी कि तक्षशिला दूसरे स्थान पर रहा। जबकि वहीं पर मिथिला स्पाइकर्स ने मगध सेटर्स को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। यानी कि मिथिला स्पाइकर्स इसमें तीसरे स्थान पर रहा और मगध सेटर्स इसमें चौथे स्थान पर रहा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त जो जानकारी अभी हम आपको दे रहे थे कि वर्तमान में जो बिहार के मौजूदा खेल मंत्री हैं, ये सुरेंद्र मेहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक टर्म यहाँ पर आया है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। आपको मालूम होगा, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्तमान में जो निदेशक हैं, ये है रविंद्रन शंकरन। और एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया था 25 मार्च 2023 को। और इस तिथि से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार से जुड़े हुए किसी भी खेल और खिलाड़ी को लेकर किसी भी प्रकार के फैसला या फिर घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है। तो कानूनी मान्यता बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कब मिला? तो 25 मार्च 2023 को, पिछले साल।
ये चीजें भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर बिहार से संबंधित खेल की बात हो रही है, तो बिहार की राजकीय खेल है कबड्डी, ये भी आपको भूलना नहीं है। आसान सा पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो इस वर्ष का जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, इसमें पूछा गया कि इस पुरस्कार में बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, इस वर्ष 2024 की हम बात करें तो इसमें बिहार से एक भी नाम शामिल नहीं है, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए, संबंधित तथ्यों की बात करें तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1973 में। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत की जो वर्तमान में जो 15वीं यानी कि जो मौजूदा राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान की है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 15 नर्सों को ये सम्मान दिया गया है। लेकिन बिहार के संदर्भ में बात करें तो इस वर्ष 2024 में इसमें बिहार की एक भी नर्स शामिल नहीं है। 2024 को लेकर ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन पिछले साल अगर हम बात करें 2023 की, जो कि आपको यहाँ पर ये जानकारी पहले भी हमने इस सीरीज में दिया है, आप जून वाले वीडियो को देखेंगे तो ये जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए, इस पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। पिछले साल 22 जून 2024 को वर्ष 2022 और 23 के लिए कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसमें बिहार की एनएम गायत्री कुमारी का नाम शामिल था। गायत्री कुमारी को यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 2022-23 को लेकर जो संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था, तो इसमें बिहार की एक एनएम गायत्री कुमारी का भी नाम शामिल था। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर शामिल किया है कि प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में या फिर इनके सम्मान में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है, तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है स्वास्थ्य की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य व कृषि मंत्री हैं मंगल पांडे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। हम यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि 2023 वाला या फिर 2022 वाला नहीं पूछा जा सकता, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि रिसेंटली बीपीएससी का जितना भी एग्जाम आयोजित हुआ वहां पर कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं जो बहुत ही पुराने हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी खबरों में है। इस वर्ष एक भी नर्स इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इससे पिछला वाला संस्करण में सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। भले ही ये पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए, ये एक अलग मैटर है, लेकिन जानकारी पर्पज से ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो हम आपको बतला रहे हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से राइज होने की संभावना बनती है। हम यहाँ पर फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किस देश को भारत की शिक्षा प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया है। तो ये सुझाव अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को दिया है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस में एक जगह है मनीला, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ये तो रही बात इससे संबंधित। अब यहाँ पर जो एक्चुअली हम प्रश्न में बात कर रहे थे, तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भारत की उल्लास योजना अपनाने का सुझाव दिया है। यानी कि मुख्य रूप से बात करें तो पाकिस्तान को भारत की शिक्षा प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया है। जिस प्रकार से अगर हम एशिया में देखें, अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की, दोनों की तुलना करें तो जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपडेट होता रहता है समय समय पर, और ये कहीं ना कहीं अन्य पड़ोसी देशों से बहुत ही अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान में शिक्षा प्रणाली अपडेट नहीं हो रही है, इसी चीज को लेकर इसे अपनाने की बात या फिर कह सकते हैं सुझाव दिया गया है पाकिस्तान को। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इसी को लेकर, उल्लास को लेकर, इस वाले पॉइंट को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत खबरों में रहा है। ठीक है, तो पिछले साल अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर
भारत मंडपम दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया था। ये तमाम चीजें आपको ऑलरेडी बतलाई जा चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया गया था अगस्त 2023 में, तीसरी वर्षगांठ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसी अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी यानी कि उल्लास अर्थात उल्लास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। ये एक मोबाइल ऐप था जो कि लॉन्च किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि बेहतर शिक्षा प्रणाली को बताने की दिशा में एक प्रयास था, जिसको लेकर के ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था इस कार्यक्रम के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम या फिर इस योजना की बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उल्लास की, तो इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है, ये 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना, जिन्हें स्वयं शिक्षित होने का अवसर नहीं मिला है तथा उन्हें देश के विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। ये एक प्रकार से 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वर्ग के सभी वयस्कों को जीवन भर शिक्षित होने का या फिर जीवन भर सीखने का मौका देता है, या फिर इसी से संबंधित एक प्रकार का पहल है। इसका नाम है उल्लास। आई होप यहाँ पर ये तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये 2023 में ये इसको लेकर चीज़ें निकल कर आई थी, ये खबरों में था। अभी यहाँ पर ये उल्लास इसलिए खबरों में क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस पर कमेंट करते हुए पाकिस्तान को इसे अपनाने का सुझाव दिया है, तो पुनः से ये खबरों में है। तो आपके आगामी एग्जाम में इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेगा। अच्छा, अगर आप अभी जो खास करके बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो बहुत लोग करेंगे क्या कि करंट अफेयर्स की इस सीरीज को देखना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमने पहले पढ़ा है वही चीजें पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर इस सीरीज को पढ़ने से या फिर इस सीरीज को फॉलो करने से आपको फायदा ये है कि चीजें यहाँ पर आपकी रिवाइज भी हो रही है, तो आधा घंटा समय निकालकर इसको जरूर देखिएगा। अच्छा, इसी दिशा में एक और सीरीज की हमने शुरुआत किया है, वो भी हम आपको आगे बतलाएंगे। हालांकि आप लोग आई होप उसे फॉलो कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा 12 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है ये है रंगीन मछली, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा 12 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा स्थित केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान में रंगीन मछली नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस ऐप की बात करें तो रंगीन मछली ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है, जो मछलियों की देखभाल, प्रजनन और रखरखाव के तरीकों पर व्यापक विवरण प्रदान करता है। आई होप आप यहाँ पे इसे समझ चुके हैं। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो खास करके एक्वेरियम में रखे जाने वाले मछली की प्रजाति है उसको लेकर ये जानकारी प्रदान करती है, जो खास करके उनके देखभाल, प्रजनन, रखरखाव आदि से संबंधित होता है। आई होप आप यहाँ पर इसे समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सारी बातें हम कर रहे थे इस एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि रंगीन मछली ऐप के बारे में। अब यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे नजर डालिए। ये पॉइंट है कि 3 नए आपराधिक कानून भारत में जो लागू हुए थे उसी को लेकर है। तो 3 नए आपराधिक कानून, जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को हाल ही में 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में लागू किया गया है या फिर लागू हुआ है। और इसी को लेकर यहाँ पर यह पॉइंट है कि 4 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों को सुचारू रूप से या फिर सुचारू कार्यान्वयन के लिए 4 मोबाइल एप्लीकेशन, जिनमें कि ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन लॉन्च किया है। ये जो चारों जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, इसी के बेहतर संचालन के लिए जो कानून लागू हुआ है, इसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की दिशा में लॉन्च किया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही थी राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के बारे में। आपको बता दूं कि जो नया मंत्रिमंडल है, मोदी कैबिनेट के जो तीसरी जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, इसमें बिहार से 8 लोगों को शामिल किया गया कैबिनेट में, जिनमें आपको ध्यान रखना है कि 4 तो कैबिनेट मंत्री हैं और 4 है राज्य मंत्री।
और ये जानकारी आपको विस्तृत तौर पर दी गई है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। कुल 8 में से जो 8 नाम इसमें शामिल है, 4 बने हैं राज्य मंत्री और 4 हैं कैबिनेट मंत्री। उसी में से कैबिनेट मंत्री में राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का नाम शामिल है, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन या डेयरी मंत्री हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, उससे पहले ये जानकारी दे दूं, जो नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, हालांकि 3 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा। 1750 एमसीक्यू टेस्ट फॉर्मेट में हम आपको यहाँ पर इस सीरीज में आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपकी तैयारी का बेहतरीन तरीके से रिविजन हो जाएगा। और इसका पीडीएफ में तमाम चीजें एकदम से डिटेल में होगी। जिस प्रकार से डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, ये चीजें पीडीएफ में आपको मिलेगी, आप उसका प्रिंट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे इस सीरीज का सभी पीडीएफ आप सभी के लिए निःशुल्क है। फ्री वीडियो करके एक सेक्शन होगा होम पेज पर, वहां पर क्लिक करके फ्री पीडीएफ में जाके आप ये तमाम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सीरीज का 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि किस शहर में हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वर्डविंग खोजी गई है। ये भारत की दूसरी बड़ी सबसे यानी कि दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है, जिसका नाम है दक्षिणी वर्डविंग। ये अभी हाल ही में जो खोजी गई है मदुरई तमिलनाडु में, जिस वजह से ये अभी हाल ही में खबरों का विषय है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इस तस्वीर में इस तितली की प्रजाति को देख सकते हैं। देखिए, दक्षिणी वर्डविंग या फिर सह्याद्री वर्डविंग भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है और इसकी पंख का फैलाव 140 से लेकर 190 mm तक होता है। हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै में 2 अमेरिकन कॉलेज के सैटेलाइट कैंपस में यह देखी गई है, जिससे यह खबरों का विषय है। अच्छा, इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से हम इस सीरीज में इस तरह के प्रश्नों को शामिल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर खोजी गई, तो मदुरै तमिलनाडु में। अब यहाँ पर कुछ जानकारी मैं और भी आपको देने वाला हूँ। हालांकि भारत में 2020 में खोजी गई गोल्डन वर्डविंग तितलियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी पंखों का फैलाव 194 mm तक होता है। जो गोल्डन वर्डविंग है, ये भारत में पाया जाने वाला तितलियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, 2020 में खोजी गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, दक्षिणी वर्डविंग को लेकर जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे, जो अभी हाल ही में खोजी गई है, इसे आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता की सूची में रखा है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस सूची में ये शामिल है। अच्छा, तितलियों की बात करें तो तितलियां पशु संघ के सबसे बड़े क्षेत्र अर्थात आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के प्रश्न कई बार आपको देखने को मिला होगा। तितलियों की बात करें तो पशु संघ का जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, जो सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा, उसी से ये संबंधित है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और आर्थ्रोपोडा का जो अर्थ होता है ये जोड़े हुए पैर, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आर्थ्रोपोडा संघ में आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के कीड़े मकड़ियां, बिच्छू, केकड़े, झींगा, तितलियां आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं और ये पशु संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र है आर्थ्रोपोडा, और इसी में तितलियां भी शामिल है। सभी प्रकार की तितलियां इसमें आ जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे आपको ध्यान रखना है। जैसे ये टिड्डा है, ये तितली है, ये बिच्छू है और ये झींगा, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है कि उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के, यहाँ पर एक शब्द छोड़ रखे, तो भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी यानी कि अमृत मोहन प्रसाद। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि वरिष्ठ IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में यानी कि 13 सितंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद अब तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। यानी कि अब तक वे इस पद पर अपनी सेवा दे रहे थे। अब जो नियुक्ति हुई SSB में, आपको ध्यान रखना 31 अगस्त 2025 तक इस पद पर वो अपनी सेवा देंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिया, यानी कि इस पद पर यानी कि SSB के महानिदेशक के पद पर दलजीत सिंह चौधरी का इन्होंने स्थान लिया है।
एक बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दलजीत सिंह चौधरी 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से यह पद रिक्त हो गया था, जिसके बाद से इस पद पर नियुक्ति हुई अमृत मोहन प्रसाद की। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो पहले आपने पढ़ा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले वीडियो में या फिर जो पहले जब इनकी नियुक्ति हुई थी, यहाँ पर अगर हम बात करें सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक की, तो दलजीत सिंह चौधरी हमने पहले आपको बतलाया था, यानी कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है, ये सेवा से मतलब मुक्त हो चुके हैं, इस पद पर अब नियुक्ति हुई अमृत मोहन प्रसाद की। तो ये चीजें अपडेट तभी हो पाएगी आपके दिमाग में जब इस चीज को आप पढ़ेंगे, और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब चीजों को आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी देंगे। ये तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे जो अपडेट होती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तो वर्तमान में जो बिहार के अगर हम बात करें मुख्य सचिव की, तो ये अमृत लाल मीणा वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, जिन्होंने ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह ली है। तो ये भी नई नियुक्ति है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं पर बीपीएससी के जो चेयरमैन है, ये परमार रवि मनु भाई हैं। रिसेंटली अगर 6 महीने में बात करें, तो 2 से 3 बार बीपीएससी के चेयरमैन बदले गए हैं। वर्तमान में परमार रवि मनु भाई हैं। आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, उन्होंने आरएस भट्टी यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लिया है। ये चीजें तभी पॉसिबल है जब चीजों को आप रिवाइज करते रहेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला 7वां प्रश्न है कि स्पेस एक्स क्रू पोलारिस डॉन 5 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद किस तिथि को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है? ये तिथि है 15 सितंबर 2024। अथवा विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसका क्रू पोलारिस डॉन जो कि एक खास करके मिशन है, ये 5 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद 15 सितंबर 2024 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। अच्छा, स्पेस एक्स ने इसको लेकर बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के तट पर उतरा है, और यह दुनिया की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा है। एक प्रकार से स्पेस वॉक है, और ये चीजें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मतलब इसमें शोध हो रहे हैं, जिस प्रकार से इसमें एक प्रकार से परीक्षण हो रहा है, आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में भ्रमण करना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल ये 5 दिनों तक अंतरिक्ष यात्रा पर थे और पृथ्वी पर वापस लौटा कब? तो 15 सितंबर 2024 को। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। फिलहाल इतनी ही जानकारी है। हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न में। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स जो कंपनी है, ये एलन मस्क की कंपनी है, जो कि टेस्ला के भी ऑनर है। नेक्स्ट अब यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2024 से एकीकृत भुगतान व्यवस्था यानी कि यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अच्छा, ये प्रश्न आपने पहले भी देखा होगा, हमने आपको बतलाया है, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस हुई है। आपको ध्यान रखना है, इसे बढ़ाकर किया गया 5 लाख। ये जो सीमा है वो 5 लाख ही है, पहले भी हमने आपको बतलाया था कि इसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और डिफरेंस है जो देखेंगे आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था यानी कि यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। यानी कि अब उपभोक्ता 5 लाख रुपए तक के कुछ श्रेणियों के भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे, जैसे कि अस्पताल हो गया, टैक्स भुगतान यानी कि कर भुगतान, शैक्षणिक भुगतान, आईपीओ और सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले भुगतान इस श्रेणी में शामिल है। अब इसी वाले पॉइंट में यह बदलाव हुआ है। देखिए, पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि स्वास्थ्य और शिक्षा यानी कि अस्पताल और शैक्षणिक भुगतान, ये 2 ही इसमें शामिल था, जिसमें कि यूपीआई की सीमा बढ़ाकर 1 से 5 लाख किया गया था। लेकिन इसमें अन्य कई और भी कैटेगरी शामिल की गई है, जो यहाँ पर हमने आपको दिखलाया है, लिखा भी है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके अतिरिक्त एक वजह से और भी ये खबरों में है कि इसके अतिरिक्त एनपीसीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म में एक नई व्यवस्था यूपीआई सर्कल लागू की है। इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता अपने खाते में पारिवारिक सदस्यों और अपने मित्रों को डिजिटल भुगतान के लिए जोड़ सकते हैं। तो यूपीआई सर्कल की भी शुरुआत हाल ही में किया गया है। हालांकि यहाँ पर इस वाले पॉइंट का हमने वर्णन किया है, जो हम अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पहले दिसंबर 2023 में आरबीआई ने अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 रुपये किया था। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, ये संबंधित है दिसंबर 2023 से।
अच्छा, बात यहाँ पर एनपीसीआई और यूपीआई की हो रही है, तो एक अहम जानकारी ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और एनपीसीआई के अनुसार नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली या फिर यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश है, भारत के अतिरिक्त। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में 16 सितंबर 2024 को मनाए गए विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे 2024 की निर्धारित थीम क्या है? तो 2024 में इसका थीम है जीवन के लिए ओजोन यानी कि ओजोन फॉर लाइफ, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए वैसे यहाँ पर लिखा गया कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष से दुनिया भर में ये वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 2024 में ओजोन फॉर लाइफ इसका निर्धारित थीम है। अब यहाँ पर ओजोन को लेकर बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे इसमें एक तो पॉइंट यही है कि ओजोन डे मनाने की जो शुरुआत हुई थी, जो घोषणा हुई थी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में किया गया था, जब ये 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये घोषित किया गया। देखिए ओजोन परत में जो खास करके अगर हम बात करें तो ओजोन गैस की प्रधानता होती है। इसी को लेकर बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है और आपको बतला दूं, यहाँ से आपके बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में खास करके जो पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसको लेकर ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वो चीजें भी हम आपको अभी दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले ओजोन की बात करें तो ओजोन जो गैस है ये मुख्य रूप से वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि यही दो क्षेत्र मिलकर ये ओजोन परत कहलाता है, जो कि पृथ्वी के लगभग 10% जो ओजोन है ये क्षोभ मंडल में तथा लगभग 90% जो है ये समताप मंडल में पाए जाते हैं, जो आप यहाँ पर इसे तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इस परत में ओजोन यानी कि O3 जो गैस होता है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो कि वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में, जो कि 0.00004% पाई जाती है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ओजोन परत की बात करें तो जो ओजोन गैस की इसमें प्रधानता होती है, यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इससे पृथ्वी को बचाती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ओजोन परत में क्षय हो रहा है सीएफसी गैस के कारण से। ठीक है, फिलहाल आपको ये चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले के समय में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते थे और ये सिलसिला अब भी जारी है, क्योंकि अभी बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो क्रम से पूछा गया था। तो इसमें जो पृथ्वी के नजदीक का सबसे जो परत है इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, उसके बाद आता है समताप, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और आता है फिर उसके बाद बाह्य मंडल। और यही क्रम को लेकर ये आपकी बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में ये पांचों परतों को लेकर प्रश्न पूछा गया था। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमने ये आपको पढ़ाया भी था, और जिस वीडियो में हम आपको प्रूफ दे रहे थे कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बने हैं, वहां पर भी ये स्लाइड हमने आपको दिखलाया था। आपको याद होगा अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन को बरकरार रखे हैं। नेक्स्ट 10वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स मुकाबला जीतकर अपना पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल किया है? देखिए इसका जो राइट आंसर, इनका नाम क्या है? तो अनमोल खरब। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने हाल ही में 15 सितंबर 2024 को ल्यूवेन में आयोजित बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स मुकाबला जीतकर अपना पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल किया है, जो आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं। अनमोल खरब ने फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की अमाली सुल्ज को हराकर इस खिताब को उन्होंने अपने नाम किया है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी निकल कर आएंगे, 17 वर्षीय अनमोल खरब कहाँ की रहने वाली है? तो फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि ये इस वजह से खबरों में है क्योंकि इन्होंने अपना पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें बैडमिंटन में इनके कुछ उपलब्धियों की, तो वर्ष 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। हालांकि इससे पिछले साल भी 2023 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती इनकी उपलब्धियों से संबंधित। नेक्स्ट 11वें प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान में कहां पर भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? जो कि इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर इस सम्मान का या फिर जो आयोजन हुआ, जो नाम आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप एक हिंट ले सकते हैं। ये अभी हाल ही में दुबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का एक जगह है दुबई, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात में उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं की उत्कृष्टता के सम्मान में 14 सितंबर 2024 को दुबई में भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया।
इस पुरस्कारों में बात करें तो प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, स्वास्थ्य देखभाल और कला जैसे क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को 30 से अधिक पुरस्कार प्रदान किया गया। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी ध्यान रखें, अगर यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आती है, खास करके इनके नामों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नाम अगर इसमें शामिल होंगे तो वो जानकारी आगे अगले वीडियो में हम आपको अवश्य देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में 16 सितंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किनके द्वारा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अभी हाल ही में ये सम्मेलन और एक्सपो का जो उद्घाटन है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आयोजित किया गया। तमाम जानकारी पिछले वीडियो में आपको दिया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको कोर्स को लेकर दे रहे थे, अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे तमाम स्टडी मटेरियल का लाभ उठाइए, जो खास करके आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भरपूर हेल्प करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इसी में आपका टेस्ट सीरीज है, जिसके माध्यम से घर बैठे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। एक नाम मात्र की फी पर आपके लिए उपलब्ध है। हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ के अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि जितने भी हम आपको स्टडी मटेरियल नोट्स और करंट अफेयर्स के नोट्स आदि देंगे, वो सभी प्रिंटेबल है, आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।